हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या। वेलकम यू ऑल टू केमिस्ट्री एटीज़। हम कर रहे थे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। उसके अंदर हम कर चुके थे कंप्लीट थ्योरी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। 2 पार्ट्स में हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। एक चैप्टर में हमने पढ़ा कंप्लीट एटम्स के बारे में, सेकंड में हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो अब हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सारे इन टेक्स्ट भी और बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा सबसे पहले फिलोसफीज जितनी भी थी, उसके बाद 2 लॉज देखे थे हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद हमने देखा था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके अंदर पोस्टुलेट्स थी, ड्रॉबैक्स देखी उसके हमने। उसके बाद हमने देखा एटम क्या होता है, शेप क्या होती है एटम की, साइज क्या होगा और उसका एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ये सब हमने देखा एटम के बारे में। नेक्स्ट हमने देखा एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, मतलब कि वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल देखा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, फॉर्मूला यूनिट मास। फिर उसके बाद हमने केमिकल फॉर्मूलाज लिखने सीखे, कैसे कैसे हम किसी भी कंपाउंड के उसके केमिकल फॉर्मूला को राइट करते हैं। ये सब हमने देखा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। Exercise 3.1. First question is, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. The products are 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. इन्होंने क्या बोला कि एक रिएक्शन हुई, सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड की, और क्या क्या बना? सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड है हमारे पास इधर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या आए रिएक्शन के बाद? सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हैं प्रोडक्ट्स। इनका मास गिवन है, सोडियम कार्बोनेट का मास गिवन है 5.3, एसिटिक एसिड 6 ग्राम, सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम एंड वाटर 0.9 ग्राम। इसमें ये पूछा है शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें ये बताना है कि जो ये रिएक्शन हुई है इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हुआ है। ये हम कैसे बताएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इधर एप्लीकेबल हुआ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो फॉर्म होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, उसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके अंदर टोटल मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड इक्वल्स टू होना चाहिए सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मास के इक्वल। ऐड कर देंगे रिएक्टेंट्स और इक्वल टू में पुट कर देंगे प्रोडक्ट्स को। 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम 11.3 ग्राम, प्रोडक्ट्स है सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम प्लस वाटर 0.9 ग्राम, ये हो गया 11.3 ग्राम। तो क्या आ गया? रिएक्टेंट्स का मास जो था वो है
11.3 ग्राम। ऐसे ही प्रोडक्ट्स का हमने सभी मासेस का सम कर दिया, वो क्या आ गया 11.3 ग्राम। तो मतलब रिएक्टेंट का मास इक्वल्स है प्रोडक्ट के मास के, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल हो गया। यही था फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना था कि रिएक्टेंट्स का मास इक्वल्स टू है प्रोडक्ट्स के, ये सम करके हमने बता दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to form water. What mass will require to react completely with 3 gram of hydrogen gas? सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, वाटर बना है बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 रेशियो के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुए और वाटर को फॉर्म कर दिया। इन्होंने बोला कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन के साथ कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर बनाएगी। तो क्या होता है, जो कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो रेशो होता है मासेस का, वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर। तो क्या होगा, वाटर जो है वो हमेशा इन द रेशियो ऑफ 1:8 प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, 8 ऑक्सीजन के एटम है। इन्होंने बोला कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगी। तो इधर डायरेक्टली हाइड्रोजन का ट्रिपल हो गया। ऐसे ही सेम अगर हम ऑक्सीजन का ट्रिपल कर दें तो क्या आ जाएगा, वो अमाउंट आ जाएगी जितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी। तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कंप्लीटली रिएक्ट कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन करेगी, 8:3 24 ग्राम। आंसर आ गया 24 ग्राम। द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 24 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी is the result of law of conservation of mass? law of conservation of mass को डाल्टन्स की कौन सी पोस्टुलेट का रिजल्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पोस्टुलेट थी, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स which can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी के अंदर एक पोस्टुलेट दी जिसमें उन्होंने बताया कि एटम्स वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो कि ना तो क्रिएट किए जा सकते ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जो मास होगा एटम्स का वो कंजर्व होगा एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसमें पूछा है कि कौन सी एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट डिफाइन करती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या था, द एटम्स, the number of atoms
in a compound are in definite proportion by mass। मतलब कि जितने भी एटम्स होंगे कंपाउंड के अंदर वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। ये नहीं होगा कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ये पॉसिबल नहीं होता। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। तो पोस्टुलेट थी द एलिमेंट्स कंटेन atoms having fixed mass and that the number and kind of atoms are constant in a chemical reaction। Number of atom contain an element, number of atoms and kinds of atoms in a compound are constant। तो ये क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास था एटम्स का मास, उसको हमने किससे डिनोट किया? एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास को निकालने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड रिलेटिव एलिमेंट लिया जो था कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12, जब कार्बन 12 से हमने हाइड्रोजन का मास निकाला, कैसे निकाला? कार्बन के हमने फॉर एग्जांपल एक कार्बन का एटम है उसके हमने 12 पीसेस कर लिए और उन 12 पीसेस में से जब हमने एक पीस को एज रिलेटिव मास रखा हाइड्रोजन के एटम से तब वो बैलेंस हो गया। तो मतलब हाइड्रोजन का जो मास है वो एक पार्ट के इक्वल हुआ है कार्बन के 12 के। कार्बन 12 का मास हमें पता था, निकालने के बाद वो आया था 12 AMU। मतलब 12 AMU से हाइड्रोजन का जो मास आया था वो आया था 1 AMU। मतलब कि 12 पीसेस में से जब एक पीस को हमने निकाला तो वो इक्वल्स टू था हाइड्रोजन के मास के, मतलब 1 AMU हाइड्रोजन का मास आ गया। तो 1 AMU कितना हुआ? एटॉमिक मास यूनिट कितना हुआ? 1 AMU is equals to mass of 12 AMU। पहले कितना था? मास ऑफ कार्बन 12। सो 1 AMU कितना होगा? 1 AMU is equals to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12। 1 AMU is exactly 1/12 of mass of one atom of carbon 12। तो ये था AMU। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास को मेजर करने की यूनिट होती है। 1 AMU की यूनिट क्या होगी? 1 AMU की वैल्यू होगी 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why it is not possible to see an atom with naked eyes। एटम का हमने साइज देखा था, ये एटम है, इसकी शेप हमने डिफाइन की थी स्फेरिकल। स्फेरिकल अगर शेप है तो उसके साइज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एटॉमिक रेडियस से। स्फेरिकल चीज की किसी भी स्फेरिकल या बॉल है या फिर और कोई स्फेरिकल चीज है तो उसकी अगर हम साइज को डिफाइन करें तो हम रेडियस से डिफाइन करेंगे। तो ऐसे ही एटम भी स्फेरिकल शेप का है तो उसके साइज को डिफाइन करने के लिए हमने एटॉमिक रेडियस से किया था। लेकिन एटम का जो साइज था वो इतना स्मॉल था
कि उसकी रेडियस को हमने नैनोमीटर के अंदर मेजर किया था। तो एटम का साइज इतना छोटा है कि उसको हम एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो नेक्ड आइज से कहीं देखा जाएगा। तो इसीलिए एटम्स को हम डायरेक्टली नेक्ड आइज से विजिबल नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द एटम्स बाय नेक्ड आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनके हमें फॉर्मूलाज निकालने हैं। फर्स्ट है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला को राइट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट गिवन है उसके ऊपर चार्ज कितना है या फिर वैलेंसी कितनी है। हमने एक टेबल की थी, उसके अंदर 1 2 3 वैलेंसी करके सभी के नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो थे, आयंस थे, पॉलीएटॉमिक आयंस थे, उनके सभी के वैलेंसी या फिर चार्जेस गिवन थे। उसकी हेल्प से हम यहाँ पे केमिकल फॉर्मूलाज है वो रिटर्न करेंगे। सो फर्स्ट है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का सिंबल क्या होगा? Na। ऑक्साइड O। सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2, -2 क्रॉस में जाएगा, क्या बन गया? Na2O। सोडियम ऑक्साइड Na2O। नेक्स्ट गिवन है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड Cl। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज 3 पॉजिटिव, क्लोराइड के ऊपर -1, क्रॉस में जाएगा AlCl3। AlCl3। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। सोडियम होता है Na, सल्फाइड S, सल्फर। सोडियम के ऊपर चार्ज होता है 1 पॉजिटिव, सल्फाइड के ऊपर 2 नेगेटिव, क्रॉस में जाएगा Na2S। सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होगा मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्साइड OH। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होगा 2 पॉजिटिव, OH हाइड्रोक्साइड 1 नेगेटिव, क्रॉस में जाएगा। और मैग्नीशियम क्या है? पॉली एटॉमिक आयन। सॉरी, मैग्नीशियम तो है हमारे पास आयन, और पॉली एटॉमिक आयन है हाइड्रोक्साइड। तो क्रॉस के अंदर जाएगा MgOH होल ट्वाइस। OH पॉली एटॉमिक आयन है, तो इसीलिए OH के ऊपर जो 2 पॉली एटॉमिक की वैल्यू आएगी वो ब्रैकेट के अंदर ऑफ होके एज अ सबस्क्रिप्ट यहाँ पे डिनोट होगी। ये आ गया MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे करके हम केमिकल फॉर्मूलाज को राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूलाज गिवन है अब की बार, और उसमें हमें नेमिंग करनी है उनकी। फर्स्ट है Al2SO4 होल थ्राइस। Al2SO4 होल थ्राइस। Al होता है एल्यूमिनियम, SO4 सल्फाइड, सल्फेट। SO4 सल्फेट। सल्फाइड होता है S, और सल्फेट होता है SO3। Al2SO4
एल्यूमिनियम Al एल्यूमिनियम SO4 सल्फेट। नेक्स्ट है CaCl2 कैल्शियम Cl क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है K2SO4 K पोटेशियम SO4 सल्फेट पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है KNO3 पोटेशियम NO3 नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है CaCO3 कैल्शियम CO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सभी के सिंबल्स जो हैं वो हमें लर्न करने पड़ते हैं, वो हमें एक टेबल गिवन थी, उसमें से हम सभी के सिंबल्स लर्न कर लेंगे। और ये जो सिंबल्स गिवन थे डेल्टन्स, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डेल्टन ने दिए थे, उसके बाद मॉडर्न साइंस के जितने भी एलिमेंट्स थे उनके जो सिंबल्स गिवन थे वो आयुपैक के थ्रू गिवन थे, तो सभी के सिंबल्स लर्न करने पड़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद उनके ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वो, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सभी को नेम गिवन कर देंगे और केमिकल फॉर्मूला राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन की। केमिकल फॉर्मूला कोई भी केमिकल सब्सटेंस है तो उसका हमें फॉर्मूला देना है, तो वो क्या होगा? वो होगा उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और वो रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी? वो कंपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन होगी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और कितना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, कितने एटम्स उस एलिमेंट के प्रेजेंट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फॉर्मूला राइट करते हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl, एक Na का एटम प्रेजेंट है और एक क्लोराइड का। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। नंबर ऑफ एटम बताना है। फर्स्ट है H2S। H2S के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं ये हमें बताना है। एक इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन और जो सल्फर है वो हमारे पास इधर एलिमेंट है। हमें बताना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स 2 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं और एक सल्फर का। टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए? 3। 2 हाइड्रोजन एटम्स 1 सल्फर, तो कितना हो गया टोटल? 3 एटम्स। नेक्स्ट है PO4 3 नेगेटिव आयन। इसके अंदर कितने प्रेजेंट है? एक तो फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। टोटल कितने हो गए? 5 एटम्स। तो ऐसे नंबर ऑफ एटम्स हम फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्टली ये नहीं बताना होता कि H हाइड्रोजन है और एक सल्फर है, ये तो इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन हमें बताना है एटम्स। तो एटम्स क्या होंगे? एलिमेंट की कितने नंबर प्रेजेंट होंगे वो होगा एटम। सबस्क्रिप्ट में लिखा होगा कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन के इधर 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और एक सल्फर का प्रेजेंट है, इसके अंदर एक फॉस्फोरस का प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 प्रेजेंट है। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग। मोलिक्यूल
कि मासेस को निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूल किससे फॉर्म होता है, एटम से फॉर्म होता है। एटॉमिक मास हमने निकाला था एक स्टैंडर्ड एलिमेंट का रेफरेंस लेके। तो मॉलिक्यूलर मास को हम निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास को हम निकालेंगे सम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स present in that molecule। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन सभी के एटम्स का एटॉमिक मास निकाल के उनको ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। सो फर्स्ट गिवन है H2। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्या आ गया 2 म्यू। नेक्स्ट है O2, 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, मॉलिक्यूलर मास आ गया 32 म्यू। नेक्स्ट है Cl2, 2 Cl प्रेजेंट है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड 35.5, कितना आ गया 71 म्यू। नेक्स्ट गिवन है CO2, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2 इंटू 16, ट्वेल्व प्लस 2 इंटू 16, 32 प्लस 12 44 म्यू। नेक्स्ट है CH4, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 4 हाइड्रोजन 16 म्यू। नेक्स्ट है C2H6, कार्बन के मॉलिक्यूल 2, 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, 24 प्लस 6 30 म्यू। नेक्स्ट है C2H4, 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1, 24 प्लस 4 28 म्यू। नेक्स्ट है NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस 3 इंटू 1 17 म्यू। नेक्स्ट है CH3OH, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 17 प्लस 15 32 म्यू। ऐसे निकालते हैं एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास। सभी के सभी एटम्स का जो मास होगा उसको पहले ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे उसको यूनिट लगा के, वो क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। सम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, वो क्या होगा मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास सेम होता है मॉलिक्यूलर मास के, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं आयंस। तो मास हमें गिवन है आयंस का और हमें निकालना है फर्स्ट आयन का मास ZnO। इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। तो मास ऑफ जिंक, एटॉमिक मास ऑफ जिंक प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जिंक का हमें मास गिवन है 65 म्यू, ऑक्सीजन का मास 16 म्यू। (81 म्यू। नेक्स्ट है Na2O, 2 इंटू मास ऑफ सोडियम, सोडियम का मास गिवन है 23 प्लस ऑक्सीजन का मास
16, 46 प्लस 16 62 म्यू। थर्ड है K2CO3, K2CO3 पोटेशियम का मास गिवन है 39, 39 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 3 इंटू 16 78 प्लस 12 प्लस 48 138 म्यू। ये आ गया K2CO3 का फॉर्मूला यूनिट मास। तो ऐसे निकालते हैं फॉर्मूला यूनिट मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो इसी के साथ जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो खत्म होते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। So first question from exercise. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. एक सैंपल गिवन है, उस सैंपल के अंदर एक है बोरोन और दूसरा है ऑक्सीजन। सैंपल का वेट है टोटल 0.24, बोरोन का वेट है 0.096 एंड ऑक्सीजन का वेट है 0.144। ये हमें गिवन है और इन्होंने पूछा है कि परसेंटेज बाय वेट बताना है। सो मास ऑफ बोरोन गिवन है, मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है और कंप्लीट सैंपल का मास गिवन है। तो परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ये आ गया परसेंटेज बाय मास। तो फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे बोरोन, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ बोरोन, मास ऑफ सोल्यूट 0.096 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 0.24 इंटू 100। इसको कट करेंगे 24 0.4 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है 0.144 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 0.24 इंटू 100। कैंसिल आउट होगा 0.6 इंटू 100 इक्वल्स टू 60%। ये आ गया परसेंटेज बाय मास ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन। फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्nt in 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। गिवन क्या है? कार्बन है प्लस ऑक्सीजन। 3 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न किया, 3 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न किया है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न किया 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुई 16 ग्राम की। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई 11 ग्राम। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen?
विच लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो इन्होंने गिवन है कार्बन का है 3 ग्राम, ऑक्सीजन गिवन है 8 ग्राम। जब 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट करेगी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, वो फॉर्म कर रही है 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने बोला कि कितनी अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड होगी जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट करेगी 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर रेशियो ऑफ मासेस क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो इसीलिए जब कार्बन का रेशियो किया ऑक्सीजन के साथ, मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ ऑक्सीजन 16, कट करके 6 ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, 32 कट किया 16, 6 2 3 8, रेशियो आ गया 1:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होगी तो रेशियो जो होगी मासेस की वो क्या होगी, 3:8। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन की रेशियो क्या होगी, 3:8। इन्होंने इधर बोला कि 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे 3 ग्राम के कार्बन के साथ, तो कितनी अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म होगी। तो क्या होगा, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में से सिर्फ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, जो रिमेनिंग होगी 42 ग्राम वो अनरिएक्टेड रहेगी और 11 ग्राम ही CO2 फॉर्म होगी। क्या होगा, रेशियो ऑफ मासेस कार्बन एंड ऑक्सीजन का वो हमेशा कितना रहेगा, 3:8 रहेगा। तो इसीलिए जब 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेके हम रिएक्ट करवाएंगे 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ, तो सिर्फ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी टू फॉर्म 11 ग्राम ऑफ CO2, जो बाकी की रिमेनिंग रहेगी 42 ग्राम वो अनरिएक्टेड रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो लॉ गवर्न कर रहा है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। आयंस हमने पढ़े थे, आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। वो चार्ज पार्टिकल्स सिंगल एटम भी हो सकते हैं या फिर वो ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। सिंगल जो एटम होंगे वो या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, कैटायन या फिर एनायन। ऐसे ही ग्रुप ऑफ एटम्स जब आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो उनके ऊपर नेट चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। उन ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस। एग्जाम्पल, अमोनियम आयन NH4। इसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। लेकिन इसके अंदर सोडियम जो है एक ही एटम है, तो ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक होता है ग्रुप ऑफ एटम्स में उसके ऊपर नेट चार्ज होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन या फिर कार्बोनेट आयंस, सल्फाइड आयंस। नेक्स्ट है, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। फिर से केमिकल फॉर्मूलाज हमें लिखने हैं, उसके लिए वैलेंसी या फिर चार्जेस पता होने चाहिए और सिंबल्स पता होने चाहिए सभी एलिमेंट्स के। सो फर्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम Mg,
क्लोराइड Cl, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव, क्लोराइड के ऊपर -1, क्रॉस में जाएगा MgCl2। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca ऑक्साइड O, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, क्रॉस में जाएगा CaO। नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट CuNO3, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, क्रॉस में जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज 3 पॉजिटिव, क्लोराइड के ऊपर Cl नेगेटिव, AlCl3। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, CaCO3। ये हो गए केमिकल फॉर्मूलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स गिवन है, उसके अंदर हमें बताने हैं कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट गिवन है क्विकलाइम, क्विकलाइम, क्विकलाइम हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को CaO, इसके अंदर एक कैल्शियम प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट गिवन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक है ब्रोमीन। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaHCO3, एक सोडियम प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है और 3 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एक पोटेशियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे सोडियम पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। बेकिंग पाउडर के अंदर है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम CaO, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। एक होता है मोलिकुलर मास, एक होता है मोलर मास। दोनों सेम होते हैं लेकिन जो यूनिट होगी मोलर मास के अंदर वो होती है ग्राम पर मोल। सेम तरीके से निकालेंगे, एटम्स के जो एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटम्स होंगे उन सभी का एटॉमिक मासेस को सम कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास। तो फर्स्ट गिवन है इथाइलिन C2H2, 2 कार्बन के एटम है, 2 × 12 + 2 × 1
24 + 2 26 म्यू। म्यू के अंदर डिनोट नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे ग्राम पर मोल। म्यू के अंदर होता है मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास, लेकिन जो मोलर मास होगा उसको हम नोट करेंगे ग्राम पर मोल के अंदर। C2H2 12 × 2 + 2 × 1 24 + 2 26 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है सल्फर मोलिक्यूल। सल्फर का जो मोलिक्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है H8। इसकी एटोमिसिटी पॉली एटोमिसिटी है। 8 हाइड्रोजन के एटम अटैच होंगे। 8 × मास ऑफ सल्फर 32 256 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है फॉस्फोरस मोलिक्यूल। फॉस्फोरस मोलिक्यूल P4 4 × फॉस्फोरस का मास होता है 31 124 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 + 35:5 36.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड HNO3 1 + 14 + 3 × 16 63 ग्राम पर मोल। ये आगे मोलर मासेस सेम होते हैं मोलिकुलर मास के, लेकिन जो यूनिट लगेगी वो लगेगी ग्राम पर मोल। तो इसी के साथ क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। सो जो नोट्स होंगे आपको या फिर इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं या फिर हमने जो थ्योरी की है वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है 2025 के। ये मत सोचना कि हमने कुछ टॉपिक छोड़ दिए या फिर क्वेश्चन छोड़ दिए, वो अब की बार हमारे सिलेबस में नहीं है। सो आपको नोट्स एंड PDF ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशंस के साथ हैंड रिटन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।